स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश समसामयिकी प्रश्नावली हमारी प्रतिदिन 6 बजे एमपी करंट अफेयर और एमपी जीके की क्लास धांसू तरीके से हो रही होती है। दोस्तों, उसी प्रकार से आज भी पुनः मैं अपने सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत सही हृदय से स्वागत करता हूँ। और जो विद्यार्थी भी आज हमसे पहली बार चैनल से जुड़े हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी भविष्य में आने वाले हमारे सभी आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिल चुके। चलिए दोस्तों, तो इस मध्य प्रदेश समसामयिकी में दोस्तों हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो एमपी जेल प्रहरी स्पेशल के लिए चल रही है। साथ ही साथ आगामी भविष्य में जो आपकी परीक्षा होने वाली है मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जी दोस्तों, तो जेल प्रहरी और ग्रुप 2 इन दोनों ही परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एमपी करंट अफेयर और एमपी जीके के क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपके समक्ष प्रतिदिन साय 6 बजे से 7 बजे तक लेके आता हूं दोस्तों। और अभी तक एमपी करंट अफेयर दोस्तों सिर्फ आप रटते आते थे, किंतु संदीप सर की धांसू ट्रिक से, मेरी धांसू ट्रिक से मेरे दोस्तों पहली बार एमपी करंट अफेयर को भी हम ट्रिक से कैसा याद कर सकते हैं दोस्तों, तो वह आपको मुझसे जानने को मिलता है। तो आज की क्लास मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। और अब हम एमपी करंट अफेयर के साथ साथ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जेल प्रहरी और ग्रुप 2 स्पेशल बिल्कुल धांसू ट्रिक से देख रहे हैं। मतलब एमपी करंट अफेयर और एमपी जीके दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को हम दोस्तों धांसू ट्रिक से देखते हैं। चलिए, अब आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आज का महत्वपूर्ण दिन हम जान लेते हैं कि आज 23 दिसंबर 2020 का महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कीजिएगा। यदि आपसे पूछे किसान दिवस कब मनाया जाता है तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जी दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस कितनी तारीख को आता है, 23 तारीख को आता है। इसलिए प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों आपके भारत के प्रधानमंत्री थे चौथे नंबर के। इसी के साथ साथ इनका जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म कहाँ होता, तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ है 23 दिसंबर 1902 को। और चौधरी चरण सिंह की बात कर लें कि एक प्रधानमंत्री के पद पर कब तक रहे थे, तो ये आपके 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वहीं पर यदि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस की पूछें तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मेरे दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि किसान दिवस तो कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस आपसे पूछें तो वह मेरे दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, अब क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हमारी कल की जो क्लास हुई थी मेरे दोस्तों 22 दिसंबर की एमपी करंट अफेयर और एमपी जीके की, तो कल की 6 बजे वाली क्लास में जिन भी विद्यार्थियों ने सबसे फास्ट आंसर दिया था उन टॉप 8 रैंकर्स के नाम मेरे दोस्तों ये रहे आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया मेरे दोस्तों रिंकी चौक से, दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया प्रियंका सोनबा ने, तीसरे नंबर पे 2 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया रुचि राय और प्रियंका परमार, चौथे नंबर पे है किरण शर्मा, 5वें नंबर पे है राहुल मेवाड़ा, 6वें नंबर पे रानी दांगी, 7वें नंबर पे है दीक्षा शर्मा और प्राची जैन, और 8 नंबर पे है सोनाली भास्कर। तो इन सभी 8 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी प्रकार से मेरे दोस्तों मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज के सेशन में भी पूछे गए प्रश्नों का जो भी विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम मेरे दोस्तों कल की लाइव सेशन में दिखाया जाएगा। चलिए, अब फाइनली आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि कितना भी हो पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। जी हाँ दोस्तों, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। अपने वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए मेरे दोस्तों, वक्त आपका वक्त बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, वक्त आपका वक्त बदल देगा। तो इसी सुविचार को लेते हुए मेरे दोस्तों हम क्लास आज की प्रारंभ कर रहे हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। जी दोस्तों, यह क्वेश्चन व्यापम के साथ साथ एमपीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। 4 विकल्प आपके पास, जाना पाव,
सिद्ध बाबा, धूपगढ़ और गुरु शिखर। बताइए इस मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या भैया मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का आपको बताना है। भैया जिन विद्यार्थियों ने भी चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मतलब धूपगढ़ इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई जिन भी आप विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया है। तो धूपगढ़ बिल्कुल सही उत्तर मेरे दोस्तों। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें। वैसे तो आसान है बट फिर भी यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो एमपी जीके का क्वेश्चन हो चाहे एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन धांसू ट्रिक से मेरे दोस्तों किया जाएगा। और ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए अब इसको याद कैसा करें मुझे बताइए दोस्तों। इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, जाड़े के दिन इस समय चल रहे हैं। यदि आपको धूप चाहिए हो तो धूप कहाँ मिलेगी? सबसे ऊंची चोटी पर मिलेगी मेरे दोस्तों। जी हाँ, इस प्रकार आप हमारी धांसू ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि यदि आपको धूप चाहिए तो वह धूप कहाँ मिलेगी? सबसे ऊंची चोटी पर जाके बैठ जाइए तो धूप आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए अब बताइए धूपगढ़ से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वह आपके मन में संशय उठ रहा होगा कि सर धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी होती है, धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है। तो धूपगढ़ किससे संबंधित सारे जो डाउट है आपके उससे संबंधित डेटा ये रहा आपके समक्ष। तो क्या क्या इससे संबंधित पूछा जाता है कि धूपगढ़ चोटी कौन सी श्रेणी में स्थित है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। पहला पॉइंट मेरे दोस्तों ये आपको क्लियर रखना है। दूसरा इसकी ऊंचाई कई बार पूछी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धूपगढ़ की जो ऊंचाई कितनी है। तो आपकी ये 1350 मीटर इसकी ये ऊंचाई पर आपका ये स्थित है। अगला पॉइंट आपसे जो पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मेरे दोस्तों ये पचमढ़ी में स्थित है। और ये पचमढ़ी का नहीं बल्कि मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। मध्य प्रदेश के साथ साथ ये मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। तो ये 3 पॉइंट मेरे दोस्तों आपको धूपगढ़ से याद रखना है कि ये सतपुड़ा की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी आपकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है और कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जून 2020 को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि हाल ही में जून 2020 को मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। शिवराज सिंह चौहान, इकबाल सिंह, एम गोपाल रेड्डी और विवेक जौहरी। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक जून 2020 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का मतलब इकबाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, इकबाल सिंह इज द राइट आंसर कि मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इकबाल सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो वह यही है आपके इकबाल सिंह वैंस। जी हाँ दोस्तों, इकबाल सिंह ही वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो एम गोपाल रेड्डी का स्थान लिया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह है। और किसका स्थान लिया है? एम गोपाल रेड्डी का इन्होंने स्थान लिया है। अब बात आती है भैया किसकी अध्यक्षता में हुई, इसको याद कैसा करें। तो बताइए दोस्तों आपसे किसका पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता का पूछा जा रहा है। और हमें पता है यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जैव। कौन सा शब्द आ रहा है? जैव। और जैव का मतलब मेरे दोस्तों किससे? जीव से। अब यदि कोई आपसे पूछे भैया बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के जीव हैं, तो आप क्या कहेंगे? भैया मध्य प्रदेश में एक प्रकार के नहीं, कितने प्रकार के? विविध प्रकार के जीव मेरे दोस्तों। क्या आप याद रखेंगे कि जैव में एक शब्द आ रहा है, जैव का मतलब है जीव से। और यदि आपको पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के जीव है, तो आप बोलेंगे भैया मध्य प्रदेश में एक नहीं विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो एक का मतलब मेरे दोस्तों किससे हो गया? इकबाल सिंह से हो गया। और विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं इसका मतलब है विविधता बोर्ड की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप चीजों को रिलेट करके पढ़ें। मैं बिल्कुल आशा दावा करता हूं कि इस प्रकार से आप पढ़ेंगे एग्जाम में कभी भ्रमित नहीं होंगे और आपका उत्तर हमेशा सही होगा। तो इस प्रकार से ध्यान में रखें कि जैव का मतलब है जीव से। और मध्य प्रदेश में एक नहीं विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक का मतलब इकबाल सिंह से और विविध का मतलब है विविध प्रकार के विविधता बोर्ड या जैव विविधता बोर्ड से। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी, अच्छा इकबाल सिंह वेस्ट में आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये आपके इकबाल सिंह है जो कि आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। एम गोपाल रेड्डी का इन्होंने स्थान लिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके समक्ष रखी गई है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पातालकोट घाटी स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर या हरदा। तो फटाफट से बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में पातालकोट घाटी स्थित है। चलिए अब इसका भी जान लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का मतलब छिंदवाड़ा इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा जिला है यहीं पर क्या स्थित है, पातालकोट घाटी स्थित है। तो जिन्होंने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया बिल्कुल सही आंसर है। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें। तो दोस्तों इसकी मैं आपको बढ़िया सी ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर किया जाएगा वह ट्रिक के माध्यम से ही किया जाएगा। तो ये याद कैसा करें बताइए दोस्तों। पाताल कहाँ पर होगा, धरती के नीचे। अब बताइए पाताल में यदि आपको जाना है, पाताल में आपको जाना है तो भूमि में क्या करना पड़ेगा, छिद्र करना पड़ेगा। तो छिद्र का मतलब किससे है, छेद से है। तो छेद से क्या बन जाएगा, छिंदवाड़ा। इस प्रकार भी दोस्तों हम याद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और याद कैसा किया कि पातालकोट घाटी कहाँ स्थित है। यदि आपको घाटी के कहाँ पर जाना है, पाताल में जाना है, तो घाटी में क्या करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, छिद्र करना पड़ेगा। और छिद्र का मतलब किससे है, छिंदवाड़ा से है। मतलब पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब पातालकोट घाटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी आपको मैं बता रहा हूं। बताइए पहला आपको ध्यान में रखना है कि पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में, यदि तहसील पूछे तो क्या आएगा, तामिया तहसील में स्थित एक घाटी है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इस विहंगम घाटी में गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी निवास करते हैं। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि भारिया जनजाति किस जिले के जंगलों में निवास करती है। तो आंसर क्या था वहां पर, छिंदवाड़ा था कि भारिया जनजाति मेरे दोस्तों इसी घाटी में निवास करती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि आपकी पातालकोट घाटी छिंदवाड़ा जिले में है और इसी घाटी में भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति व अध्यात्म मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति व अध्यात्म मंत्री कौन है। 4 विकल्प आपके समक्ष, उषा ठाकुर, मीना सिंह मांडवे, एदल सिंह और राम किशोर यादव। तो फटाफट से मेरे लाडलों, मेरे शेर शेरनी और रसगुल्लों इसका आंसर दीजिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री कौन है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भैया मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म का पूछा जा रहा है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया उषा ठाकुर का, वेरी गुड, उषा ठाकुर इज द राइट आंसर। चलिए अब जिन विद्यार्थियों को तो पता था अच्छी बात है, किंतु शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल काफी बड़ा है, 30 से 34 मंत्रियों को आपको विभाग याद करना पड़ता है। ऐसे में आप भ्रमित हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों अच्छी सी ट्रिक बता देता हूं ताकि अब हमेशा आपको याद रहेगा कि मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति व अध्यात्म मंत्री कौन है। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या था, उषा ठाकुर। अब उषा ठाकुर में एक शब्द आपको मिलेगा उषा, क्या मिलेगा, उषा। और उषा का मतलब मेरे दोस्तों किससे होता है, सुबह से होता है। किससे होता है, सुबह से होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि सुबह सुबह आपको क्या करना चाहिए, अध्यात्म करना चाहिए और पर्यटन करना चाहिए, अर्थात घूमना चाहिए। तो इस प्रकार आप हमारी धांसू ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राइट आंसर तो उषा ठाकुर था। किंतु ये हमेशा के लिए कैसे याद करें, तो उषा का मतलब हमें पता है हिंदी में क्या होता है, सुबह को बोलते हैं, भोर को बोलते हैं। और सुबह सुबह हमारी संस्कृति क्या कहती है, भारतीय संस्कृति, कि हमें अध्यात्म करना चाहिए, योग करना चाहिए और पर्यटन के लिए जाना चाहिए, मतलब प्रातःकालीन भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है प्रातःकाल की वायु बहुत ही शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। अच्छा उषा ठाकुर का मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये आपकी उषा ठाकुर है और यही वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन, अध्यात्म और संस्कृति मंत्री हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर।
कि सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया है, आपसे एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए मेरे रसगुल्लों, लाडलों, शेयर न्यूज का फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि सरदार वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। 4 विकल्प आपके समक्ष है, होशंगाबाद, धार, सतना और खजुराहो। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये खजुराहो लिखा है, इसे खजुराहो पढ़ेंगे तो होशंगाबाद, धार, सतना और खजुराहो 4 विकल्प हैं कि कहां पर सरदार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। आपको पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए अब जान लेते हैं राइट आंसर कि सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है आपका होशंगाबाद, जी दोस्तों, तो होशंगाबाद इज द क्या है, रॉन्ग आंसर। यह बिल्कुल गलत उत्तर है। इसका आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा, धार होगा। आपका सरदार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, धार जिले में स्थित है। तो विकल्प क्रमांक 2 बिल्कुल सही है। किंतु परंतु लेकिन बात करें सर इसको याद कैसा करें, क्या इसकी कोई ट्रिक है क्या? जी दोस्तों, हर एक क्वेश्चन ट्रिक से ही होगा। किताबों में हम पढ़ लेते हैं किंतु भूल जाते हैं। अब वह तरीका जानिए, वह संदीप सर की धांसू ट्रिक जानिए जो आपको हमेशा साथ आपका देगी। बताइए, सरदार वन्यजीव अभ्यारण्य का आपसे पूछा जा रहा है और सरदारपुर में एक शब्द आपको मिलेगा सरदार। क्या मिलेगा, सरदार। और सरदार आपके साथ अपने साथ क्या रखते हैं मेरे दोस्तों, तलवार रखते हैं। और उस तलवार की क्या होती है, धार होती है। तो धार का मतलब मेरे दोस्तों किससे, धार जिले से है। और तलवार कौन रखते हैं, सरदार रखते हैं। आपने अक्षय कुमार की मूवी भी देखी होगी केसरी, तो केसरी में आपके जो सरदार लोग होते हैं वो अपने हाथों में क्या रखते हैं, तलवार रखते हैं। और उस तलवार की क्या होती है, धार होती है। तो सरदार के पास है तलवार और तलवार की क्या है, धार। तो इस प्रकार आप ट्रिक से भी दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आपके, अच्छा अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको बता देता हूं कि सरदार वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सरदार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, धार जिले में, जिसकी मैंने ट्रिक बता दी। अच्छा स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 1983 में हुई है। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, ये 348 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है कि सरदार वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में, धार जिले में है। तो सरदार की रहेगी तलवार, तलवार की है धार। तो ऐसा आपको याद रहेगा। और स्थापना 1983 में हुई है और जो कि इसका एरिया है 348 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में आपका पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस शहर की दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय की ग्रुप 2 परीक्षा के लिए यह करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम चीजों को रट के तो चले जाते हैं किंतु मैं इसकी आपको धांसू ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर पहली बार ट्रिक से पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले यूट्यूब पर आपने देखा होगा करंट अफेयर मध्य प्रदेश का मिलेगा, किंतु ट्रिक से कोई नहीं पढ़ा रहा है। और वह सबसे पहला प्रयास मेरे द्वारा दोस्तों किया जा रहा है, सिर्फ आपके लिए निःशुल्क। तो यहां पर आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के किस शहर की दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इनकी पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और मंदसौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि दीपिका चौरसिया का संबंध किस जिले से इन्होंने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो राइट आंसर मेरे दोस्तों होगा इंदौर। दीपिका चौरसिया का संबंध क्या होगा, इंदौर से। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया, वेरी गुड, इंदौर इज द राइट आंसर। अब बात करें सर इसको याद कैसा करें मेरे दोस्तों, बताइए। दीपिका चौरसिया, दीपिका चौरसिया में हम समझ लेते हैं कि भाई दीपिका नाम की कोई लड़की है और उसके पीछे क्या पड़ गए, चोर पड़ गए। उसके पीछे क्या पड़ गए, चोर पड़ गए। अब चाहे दीपिका हो चाहे हम हो, जब हमारे पीछे बताइए हमारा पीछा कोई चोर करेगा तो हम क्या करेंगे, दौरे दौरे जाएंगे। दौरे दौरे का मतलब कैसे है, इंदौर से है। आपके पीछे जब चोर लग जाएगा तो आप क्या करेंगे, दौड़ने लगेंगे। दौरे दौरे जाएंगे का मतलब है इंदौर से है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश की इंदौर जिले की दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम दर्ज करवाया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि दीपिका चौरसिया ने 30 घंटे 33 मिनट तक 30 घंटे 33 मिनट तक कंटिन्यू इसका अभिनय किया है। इस कारण इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। 30 घंटे 33 मिनट तक इन्होंने कंटिन्यू नाट्य मंचन किया है। तो बिल्कुल देखने में काफी सुंदर दिखाई दे रही हैं और काम भी बहुत मेरे दोस्तों क्या है, सुंदर किया है। चलिए चलते हैं आपके
अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में स्थित गुजरी महल किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमपीजीके का। फटाफट से मेरे लार्ड नोट शेयर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश में स्थित गुजरी महल किसने बनवाया था। आपको पिक्चर भी इसकी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प आपके समक्ष, सूरज सिंह, मान सिंह, वीर सिंह बुंदेला या वीर सेन। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में स्थित गुजरी महल किसने बनवाया था। पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर रही है। 4 विकल्प आपके पास है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि मध्य प्रदेश में स्थित गुजरी महल किसने बनवाया था। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है आपका विकल्प क्रमांक 3 का वीर सिंह बुंदेला, वेरी गुड मेरे दोस्तों, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये आपका उत्तर बिल्कुल पूर्णतः गलत है, मिथ्यावादी है। तो राइट आंसर जो होगा मेरे दोस्तों कि गुजरी महल किसने बनवाया था, तो मानसिंह इज द राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है बिल्कुल सही है, मानसिंह ने ही, महाराजा मानसिंह ने ही गुजरी महल बनवाया था। अब बात आती है इसको भी कैसा याद करें। तो मेरे दोस्तों बताइए गुजरी महल का पूछा जा रहा है और गुजरी महल में एक आपको शब्द मिलेगा गुजरी। क्या मिलेगा? गुजरी। बताइए आपके घर परिवार में जो उम्र दराज के लोग होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। गुजर जाने का मतलब है उनका स्वर्गवास हो जाता है। ऐसे लोग हमारे परिवार के जो उम्र दराज हैं और यदि वो गुजर जाते हैं, गुजर जाने के बाद भी हम अपने उन प्रियजनों का क्या करते हैं, मान देते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो मान का मतलब मेरे दोस्तों किससे हो जाएगा, मान सिंह से हो जाएगा। इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यदि परिवार में आपके बुजुर्ग लोग गुजर जाते हैं फिर भी हम उनका क्या करते हैं, मान करते हैं। और मान का मतलब मान सिंह से और गुजर जाते हैं का मतलब है गुजरी महल से है। अब बताइए गुजरी महल कहाँ पर स्थित है, यह भी आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा। तो गुजरी महल से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। क्या कि जो गुजरी महल है इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया, जो कि मैंने ट्रिक्स आपको बता दिया है। और अपनी पत्नी की याद में कहां पर कराया है, ग्वालियर में कराया है। फिर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अब इसका नाम गुजरी महल कैसे पड़ा, तो मानसिंह की पत्नी, महाराजा मानसिंह की पत्नी कौन थी, मृगनयनी थी। और वह किस समाज की थी, गुर्जर थी। गुर्जर के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, गुर्जर या गुजरी महल इनके नाम पर पड़ा है। तो 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, महाराजा मानसिंह ने बनाया है, कहां पर स्थित है, ग्वालियर में आपका ये स्थित है। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, मृगनयनी, और उनका संबंध गुर्जर समाज से था और गुर्जर से इसका नाम क्या पड़ गया, गुजरी महल पड़ा है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले की 727 ग्रामों को चंबल नदी से पानी की आपूर्ति की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंबल नदी जो कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है, तो फटाफट से बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में के 727 ग्रामों को चंबल नदी के माध्यम से उनकी पानी की जो कमी थी वह पूरी की जाएगी। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, भिंड, मुरैना, रतलाम और मंदसौर। फटाफट से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि भाई चंबल नदी के माध्यम से 727 ग्रामों को हम यहाँ पर पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। वे 727 ग्राम किस जिले में स्थित है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है यहाँ पर आपका, जिन विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर चयन किया मुरैना का, मतलब विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। मुरैना के ही 727 ग्रामों को अब चंबल नदी जो कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, चंबल नदी के माध्यम से उनकी पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो मुरैना बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात आती है सर इसको भी याद कैसा करें, तो क्योंकि एमपी करंट अफेयर मेरे दोस्तों याद तो हो जाते हैं, हम रट लेते हैं किंतु भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। किंतु मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं कि भैया कैसे इसको याद रखेंगे। बताइए किस नदी की बात हो रही है, चंबल नदी। और चंबल नदी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, मुरैना के 727 गांवों में पानी की क्या कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं। किंतु बताइए चंबल नदी में जो पानी आता है, जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, इस
चंबल नदी में पानी की पूर्ति कहाँ से होगी? वर्षा से होगी। किससे होगी? वर्षा से होगी। और वर्षा को क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? रैन बोला जाता है। और रैन का मतलब किससे है? मुरैना से है। तो इसी प्रकार आप ध्यान रख लेंगे कि चंबल नदी में जो पानी आया है वह कहाँ से आया है? वर्षा से आया है। जब वर्षा होती है, और वर्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रैन। तो रैन का मतलब किससे मेरे दोस्तों? मुरैना से है। इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं कि रैन वर्षा कहाँ पर होने वाली है? मुरैना के 727 गांव में होने वाली है, जिससे वहां के सारे गांवों को क्या मिल जाएगा? उनकी पानी की पूर्ति की जाएगी। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों अब ट्रिक से चीजों को पढ़ें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप कैसा भी पढ़ें, आपको चीजें ध्यान में होनी चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में सुरमा खनिज किस जिले में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश में सुरमा खनिज किस जिले में पाया जाता है? कई बार आपसे पूछा गया, 4 विकल्प है, जबलपुर, बालाघाट, मंदसौर और सीधी। फटाफट से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश में सुरमा खनिज किस जिले में पाया जाता है? चलिए राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो भैया सुरमा खनिज का पूछा जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया, जी दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर चयन किया है जबलपुर इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के मेरे दोस्तों जबलपुर में ही सबसे ज्यादा सुरमा पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का खनिज है। अब बात आती है, सर क्या इसको भी याद करने की कोई ट्रिक है क्या? जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चन यहाँ पर धांसू ट्रिक से किए जाएंगे। अब वह ट्रिक जानिए, वह कॉन्सेप्ट जानिए, वह तरीका जानिए जिस कारण आप मुझसे प्रतिदिन 6 बजे हमारी क्लास में जुड़ते हैं, क्योंकि ये सारे तथ्य कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, आसानी से किसी किताब पे मिल जाएंगे, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। किंतु समझदार तरीका वही होता है बच्चा जो चीजों को रिलेट करते हुए ट्रिक के माध्यम से पढ़ता है। तो वह ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों? वह जानिए। बताइए, सुरमा हम आंखों में लगाते हैं, ठीक है ना, और सुरमा लगाने के बाद यहाँ पर क्या आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे सुरमा में आपको एक शब्द मिलेगा, क्या है? रमा। सुरमा में आपको एक शब्द मिलेगा रमा। अब रमा नाम की कोई लड़की है, वो क्या लगा रही है? सुरमा। और वो सुरमा लगाने से क्या होती है? सुंदर दिखाई देती है। तो कब? रमा जब क्या करती है? सुरमा लगाती है। तो जब का मतलब है जबलपुर से, और रमा का मतलब है सुरमा से। कि सुरमा नाम की कोई लड़की क्या करती है? जब सुरमा आंखों में लगाती है तो वह आपकी कैसी दिखाई देती है? सुंदर दिखाई देती है। तो इस प्रकार की आप दोस्तों ट्रिक से याद कर सकते हैं। सुरमा में था रमा, और रमा क्या करती है? जब सुरमा लगाती है। तो जब का मतलब जबलपुर से, और रमा का मतलब है सुरमा से। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। एमपी करंट अफेयर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प आपके समक्ष, प्रदीप जायसवाल, राजीव बघेला, हरदीप सिंह डंग और अशोक कुमार मेहता। तो फटाफट से बताइए, इन 4 विकल्पों में से हाल ही में किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि भैया मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया प्रदीप जायसवाल। जी दोस्तों, विकल्प क्रमांक 1 परम सत्य आंसर होगा। प्रदीप जायसवाल को ही हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। अब दोस्तों क्या इसकी भी कोई ट्रिक होगी? बिल्कुल होगी। यह भी मैं आपको यहीं पर एक फन्नी सी ट्रिक से याद करा देता हूं। बताइए, आपको किसका पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य खनिज, आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड। तो निगम में आपको एक शब्द मिलेगा गम। क्या मिलेगा? निगम में आपको एक शब्द मिलेगा गम। और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या होता है? गम होता है। तो लिमिटेड को हम जोड़ लेते हैं गम से, कि लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें गम होता है। बताइए, अब कुछ ही लोग ऐसे मात्र हैं, सीमित लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं जिन्हें क्या होता है? गम होता है। और जिन्हें भी गम होता है, जो टेंशन में रहते हैं, वो चीज़ों का क्या है? सवालों का उत्तर नहीं दे पाते मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं
कि निगम में एक शब्द था गम और लिमिटेड, कि लिमिटेड लोगों के पास क्या होता है, लिमिटेड लोगों को ही गम होता है, और जिसको भी गम होगा बताइए वे सही रूप से उत्तर दे पाएगा क्या, नहीं, मतलब जिनको गम होगा उनका बहुत ही वैसे कम होंगे, वो सही तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सवाल का मतलब है कौन किससे, प्रदीप जायसवाल से मेरे दोस्तों। तो कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, बस मेरा उद्देश्य आपको याद कराना है। अदरवाइज ये क्वेश्चनों की जो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ सीमित करने तक ही, इनका वास्तविक जीवन से किसी से लेना देना नहीं है, और ना ही मेरा उद्देश्य किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों याद रहेगा। अच्छा, प्रदीप जायसवाल की तस्वीर में आपको बता देता हूं कि प्रदीप जायसवाल ये आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सिग्नेचर करते हुए। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है, तो आपके मन में बात आ रही होगी सर मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना मेरे दोस्तों हुई थी 1962 में, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना 1962 में तो हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड। स्थापना मैंने आपको बता दी है 1962, जिसके हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, प्रदीप जायसवाल को बनाए गए हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपकी क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देखी जाएगा, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि गन कैरिज फैक्ट्री है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीसीएफ, क्या बोलते हैं, जीसीएफ, मध्य प्रदेश के किस जिले में है। बहुत ही सुंदर सी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। तो फटाफट से बताइए गन कैरिज फैक्ट्री या जीसीएफ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और होशंगाबाद। तो फटाफट से बताइए, तस्वीर आपके समक्ष दिखाई दे रही है, गन कैरिज फैक्ट्री या जीसीएफ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो भैया गन कैरिज फैक्ट्री मध्य प्रदेश की मेरे दोस्तों जबलपुर जिले में स्थित है। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है वेरी गुड, यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा वह जबलपुर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्वेश्चन, व्यापम के साथ साथ मेरे दोस्तों एमपीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। अब बात आती है इसको याद कैसा करें मेरे दोस्तों, बताइए कि यहाँ पर गन कैरिज फैक्ट्री में एक आपको शब्द मिलेगा गन, क्या मिलेगा आपका, गन। अब मुझे बताइए जिस भी व्यक्ति के पास गन होती है, जिस भी व्यक्ति के पास गन होती है वह अपने आप को क्या है, बलवान समझता है, शक्तिशाली समझता है। तो जिसके पास गन होगी वह कैसा होगा, बल वाला होगा। तो बल का मतलब किससे है, जबलपुर से है। तो जबलपुर में एक शब्द था बल, और बल किसके पास होगा, जिसके पास गन होगी, हथियार होंगे। तो इस प्रकार भी आप दोस्तों ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो भैया गन जिसके पास होगी वह कैसा होगा, बलवान होगा, उसके पास बल होगा। तो बल का मतलब जबलपुर से, और गन का मतलब गन कैरिज फैक्ट्री से। तो इस प्रकार दोस्तों आप हमारी ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे भाई अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले को शिक्षा में किए गए नवाचारों तथा उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए हमारे रसगुल्लों लाडलों कि मध्य प्रदेश के किस जिले को शिक्षा में किए गए नवाचारों तथा उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपका 4 विकल्प हैं, सागर, दमोह, रायसेन और इंदौर। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं कि भाई किस जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है शिक्षा में किए गए नवाचारों के लिए। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब दमोह इज द राइट आंसर। दमोह बिल्कुल सही इसका परम सत्य आंसर होगा। जिन भी विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है बहुत बहुत शुभकामनाएं। किंतु जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता या भूल गए थे, कंफ्यूज हो गए थे 4 जिलों के नाम देखकर, और परीक्षा में वैसे ही होता है, हम घर से रट के चले जाते हैं और एग्जाम में जाके सोचते हैं ये क्या हो गया, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि एग्जाम में जाते हैं हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको याद कैसा करें। आपसे क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा। क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा। अब बताइए शिक्षा के क्षेत्र में
कोई भी व्यक्ति प्रथम कब आएगा। जैसे हम शिक्षा पढ़ते थे, शिक्षा अपने लिए स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, आज भी हम पढ़ ही रहे हैं, तो शिक्षा में नंबर 1 पर कौन आएगा? जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा और उसमें उसकी समझ होगी, उसमें विवेक होगी, अर्थात शिक्षा में प्रथम स्थान पर वही व्यक्ति आएगा जिसमें बुद्धि होगी, अर्थात जिसमें क्या होगी? दम होगी। प्रथम स्थान पर आने की दम होगी। तो दम का मतलब मेरे किससे? दमोह से है। तो दम से आप याद करेगा कि भैया दम होगी तो आप क्या है? प्रथम स्थान पे आएंगे, नहीं तो अदरवाइज तो कुछ लोगों की क्या है? दम ही निकल जाती है। तो दम नहीं निकालना मेरे दोस्तों, दम लगाकर क्या है? फर्स्ट नंबर पर आना है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भैया दमोह को ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है शिक्षा में किए गए नवाचारों के लिए। तो शिक्षा में प्रथम कब आएंगे? जब आप क्या लगाएंगे? दम लगाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। जी दोस्तों, डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर भी आपके समक्ष दिखाई दे रही है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है या किस स्थान पर लगता है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, छतरपुर, चंदेरी और दतिया। तो फटाफट से बताइए जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जोगेश्वरी देवी के मेले के बारे में पूछा जा रहा है, पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है मेले की। तो जोगेश्वरी देवी का मेला मेरा दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में लगता है। कहां पर लगेगा मेरे दोस्तों? चंदेरी में लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार व्यापम और एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो जोगेश्वरी देवी का मेला कहां लगेगा? चंदेरी में लगेगा। किंतु याद करने की आवश्यकता है नहीं, उसके नाम में उसकी ट्रिक छिपी हुई। कैसे बताइए? जोगेश्वरी देवी के मेले में एक नाम आ रहा है देवी, और देवी को हम क्या चढ़ाते हैं? चुनर उड़ाते हैं, साड़ी उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? हम देवी को चुनर उड़ाते हैं और साड़ी उड़ाते हैं। और साड़ी भी कहाँ की उड़ाना? मध्य प्रदेश की जो फेमस साड़ियां हैं चंदेरी की। आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध साड़ियां कहाँ की है? चंदेरी। चंदेरी अपनी साड़ियों के नाम से मध्य प्रदेश में फेमस है। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। तो देवी को हम चढ़ाते हैं, चुनर चढ़ाते हैं और साड़ी चढ़ाते हैं। साड़ी भी कहाँ की चढ़ाना है? चंदेरी की फेमस साड़ियां चढ़ाना है। तो चंदेरी का मतलब है चंदेरी में ही जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार आप हमारी धांसू ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा चंदेरी से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूं कि ऐतिहासिक नगरी चंदेरी जो कि कहां पर स्थित है? जिला अशोकनगर में है। प्रतिवर्ष गणगौर पर्व पर यह मेला आयोजित होता है और यह परंपरा इस क्षेत्र में पिछले 1000 वर्षों से निरंतर जारी है। मतलब जोगेश्वरी देवी का मेला बहुत ही पुराना मेला है, 1000 वर्षों से अशोकनगर के चंदेरी में लगता आ रहा है। और किस अवसर पर लगता है? यह गणगौर पर्व पर लगता है। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है। 4 विकल्प आपके समक्ष है, 8, 6, 7 और 9। तो फटाफट से बताइए अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने सर्कलों की घोषणा की गई है। 8 है, 6 है, 7 या 9। फटाफट से इसका राइट आंसर दिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब इसका भी आंसर जान लेते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए कि भैया संस्कृति मंत्रालय ने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम आपको बोलते हैं ASI आर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। जिन विद्यार्थियों ने भी विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया था तो 7 इज द राइट आंसर। अब बात आती है सर इसकी भी क्या कोई ट्रिक है क्या? जी हाँ दोस्तों, हम MP करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो, MP GK का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से ही देख रहे हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होगी वह बताइए, वह जानिए। बताइए यहां पर हम बात कर लेते हैं, राइट आंसर कितना था? 7 था। अब यहां पर किसका पूछा जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय का। बताइए हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो आपको पता होगा बीच में हवन रखा होता है। बीच में क्या होता है? हवन। और चारों साइड यहां पर आपके दूल्हा दुल्हन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। मतलब बीच में हवन है, ये आपका सेंटर हो गया, और चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। किसमें? सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में। तो सर्कल का मतलब किससे? सर्कुलर पाथ से। और सर्कुलर पाथ में कितने लगा रहे हैं? चक्कर। और चक्कर भी कितने? 7 के 7 पूरे। पूरा का मतलब है पुरातत्व से। और कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरे लगते हैं। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आप हमारी धांसू ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भारतीय
भारतीय संस्कृति में जब भी विवाह होता है तो आपके हवन के चारों ओर कितने लगाए जाते हैं चक्कर, सर्कल के कितने चक्कर लगाए जाते हैं 7, और 7 भी कैसे, पूरे के पूरे। तो पूरा का मतलब है पुरातत्व से, और 7 चक्कर लगाते से का मतलब है इसका 7 से, मतलब 7 नए सर्किलों की घोषणा की गई दोस्तों। इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं याद करने का, आप कितना रटेंगे मुझे बताइए, बट यदि आप मेरी ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो एमपी करंट अफेयर भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा, आपको किसी प्रकार के तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लहंगी पहनी हुई यहाँ पर महिलाओं स्त्री ने, कि लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास है सहरिया, गोंड, कोरकू या भील। तो फटाफट बताइए कि लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, सहरिया, गोंड, कोरकू या भील। चलिए अब इसका भी आंसर जान लेते हैं कि भैया लहंगी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भैया लहंगी नृत्य जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है सहरिया। जी हाँ दोस्तों, विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये। तो सहरिया जनजाति के द्वारा ही लहंगी नृत्य किया जाता है। अब किंतु परंतु लेकिन याद कैसा करें, जिनको याद था उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, जिनसे नहीं बना है आगामी भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में इस तथ्य को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो वह ट्रिक क्या है मुझे बताइए दोस्तों। लहंगी नृत्य का पूछा जा रहा है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि लहंगा कौन पहनता है, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, और वो साथ में क्या करती, लहंगे पहनकर साथ साथ में क्या है, अपनी सहेलियों के साथ में, मित्रों के साथ क्या नृत्य करती हैं। तो बताइए सहरिया, सह का मतलब किससे होता है, साथ में। हिंदी में आप पढ़ते हैं, हम बुलाते हैं सह परिवार। आइए, तो सह परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार के साथ। तो सहरिया, तो सहरिया में शब्द मिला सह, और साथ में क्या है, रिया, की रिया नाम की कोई लड़की सह मतलब साथ में अपने मित्रों के साथ लहंगा पहनकर क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। तो इस प्रकार भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सह रिया में एक शब्द है रिया, और रिया नाम की लड़की सह मतलब दोस्तों के साथ में लहंगा पहनकर क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। तो इस प्रकार भी आप दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अच्छा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बता दिया है। सहरिया जनजाति कहाँ पर मिलती है, तो भैया कहाँ पर पाई जाती है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में पाई जाती है। अब शहरिया शब्द का मतलब क्या होता है, यह भी आपको बता दिया कि शहरिया शब्द पारसी के शहर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल, अर्थात इस जाति के लोग जंगल में निवास करते हैं मेरे दोस्तों। तो सहरिया जनजाति के से संबंधित मैंने आपको तथ्य बता दिए हैं। यदि आपसे पूछे सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, जिससे आप लोग में से कई इंदौर में पाए जाते हैं, कोई भोपाल में पाए जाते हैं, कोई सीहोर में पाया जाता है, उज्जैन में पाया जाता है। इसी प्रकार सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में पाई जाती है। और ये पारसी भाषा का शब्द है शहर, जिसका अर्थ होता है जंगल, मतलब इस जाति के लोग जंगल में निवास करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में देश का पहला हेलमेट बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया। जिन भी विद्यार्थियों का आगामी समय में जेल प्रहरी का एग्जाम है, व्यापम ग्रुप 2 या ग्रुप 5 का एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में देश का पहला हेलमेट बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। 4 विकल्प हैं, शिवपुरी, नीमच, सागर या भोपाल। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस जिले में हाल ही में हेलमेट बैंक मध्य प्रदेश का स्थापित किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है भोपाल, वेरी गुड मेरे दोस्तों, भोपाल गलत ही नहीं, महा गलत है, भोपाल इसका बिल्कुल गलत आंसर है। तो जान लेते हैं फिर सही क्या है। तो इसका सही उत्तर है जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है हेलमेट बैंक के बारे में। तो हेलमेट बैंक मेरे दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थापित किया गया है, नीमच में स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर गलत हो जाता है चलेगा, बट एग्जाम में आप गलत करके ना आए। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न एमपी करंट अफेयर से। तो अब इसको याद कैसा करें बताइए। हेलमेट बैंक का पूछा जा रहा है, और हेलमेट का अर्थ हम किससे ले लेते हैं, हेलमेट का मतलब है हलमत।
हेलमेट का मतलब क्या है? हेलमत। हेलमत क्यों हलेगा तो गिर जाएगा, और कहाँ से गिर जाएगा? नीम के वृक्ष से गिर जाएगा। तो इस प्रकार भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि हेलमेट का मतलब ले लिया हमने हेलमत, और यदि कोई व्यक्ति हलेगा तो गाड़ी से गिर जाएगा, और फिलहाल यहाँ पर किससे गिर जाएगा? नीम के वृक्ष से गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, हेलमत का मतलब है हेलमेट से, और नीम के पेड़ से गिर जाएगा तो नीम का मतलब क्या है? नीमच से है। इस प्रकार भी आप दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे 17 क्वेश्चन की ओर, और 17 क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में प्रथम सर्प उद्यान, जी दोस्तों स्नेक गार्डन, यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? डिस्प्ले स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है, और आप में से कई विद्यार्थी सर्प उद्यान में भ्रमण करके भी आए होंगे, तो फटाफट से बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना। फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए मध्य प्रदेश में प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। चलिए अब सर्प उद्यान पूछा जा रहा है, पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है भोपाल जिला, मेरे दोस्तों जी हाँ दोस्तों, भोपाल जिले के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ही सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। कई लोग आप में से इसको देख चुके होंगे, गए होंगे यहाँ पर। तो भोपाल के वन विहार में ही सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। किंतु परंतु जो लोग याद नहीं कर पाएंगे या फिर इसे भूल जाएंगे, तो इसकी मेरे दोस्तों धांसू ट्रिक बता देता हूँ, वह क्या है। मुझे बताइए सर्प, सर्प का मतलब किससे? सांप से। सर्प का मतलब किससे? सांप से। और सांप हमेशा कहाँ पर रहते हैं? आकाश में रहते हैं कि धरती पर रहते हैं? तो आप बोलेंगे सर धरती पर रहते हैं, और धरती का मतलब कहाँ से? भू से, और भू का मतलब किससे? भोपाल से। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भू का मतलब भूमि, और सर्प सांप कहाँ पर रहते हैं? भूमि पर ही रहते हैं या आकाश में रहेंगे? तो आप बोलेंगे सर भूमि पर रहते हैं, तो भू का मतलब भूमि से, और भू से ही क्या याद रखेंगे? भोपाल याद रखेंगे। तो इस प्रकार ध्यान में रखेंगे कि सर्प उद्यान भूमि पर होते हैं, सर्प भूमि पर चलते हैं, तो भू का मतलब भूमि, और भू से क्या याद रखेंगे? भोपाल रखेंगे। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आप हमारे धांसू ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से किस ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपका जेल प्रहरी की परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है, आगामी भविष्य में ग्रुप 2 ग्रुप 5 में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो फटाफट बताइए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, अच्छा इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो भैया ये कैप्टन रूप सिंह के नाम से स्टार्ट हुआ है 2002 में। इसकी स्थापना 2002 में की गई है मेरे दोस्तों, और ये ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने मध्य प्रदेश के खेलों में आजीवन खेलों में के विकास में या खेलों को प्रोत्साहन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। तो 2019 में किस ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी को मिला है? तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है इनाम उर रहमान। जी दोस्तों आपको बता दूं, इनाम उर रहमान का संबंध कहां से है? भोपाल में। इनका जन्म कहां पर हुआ था? भोपाल। तो ये भोपाल के ही हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन? आपके इनाम उर रहमान। और इन्होंने ओलंपियन की बात की है, ये आपके ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने 1968 में, बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूं, 1968 में समर ओलंपिक्स में मेरे दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इनाम उर रहमान का संबंध कहां से है? भोपाल जिले से। किस वर्ष जीता था? तो 1968 के ओलंपियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता था हॉकी में। अब बात करें इसको याद कैसा करें मेरे दोस्तों, बताइए कौन से पुरस्कार की बात की जा रही है? लाइफ टाइम। बताइए लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, आजीवन जिंदगी भर। बताइए लाइफ टाइम पुरस्कार उसी व्यक्ति को देंगे जिसका क्या होगा? खेलों में नाम होगा। जिसका नाम होगा उसी का मान सम्मान होगा, और सम्मान का मतलब है सम्मानित करने से। इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं भैया, लाइफ में उसी का होता है नाम जो अच्छा करेगा काम, और जिसको करेगा अच्छा काम उसका होगा नाम, और नाम का मतलब किससे? मान सम्मान से है। तो इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं कि इनाम उर रहमान को ही 2019 के मध्य प्रदेश सरकार के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंपल से याद कर रहेंगे, लाइफ टाइम की बात चल रही है, तो लाइफ टाइम जो अच्छा काम करेगा उसका होगा नाम, वो जो होगा नाम वही किसके? मान सम्मान के लायक होगा। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। जी दोस्तों, आपके एनपीजीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हमारे रसगुल्लों कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। 4 विकल्प है आपका, निर्मला बुच, दूसरा कुमारी आशा गोपाल, तीसरा है सरला अग्रवाल और चौथा आपका प्रेमलता अग्रवाल। तो फटाफट से बताइए मध्य प्रदेश की प्रथम आईपीएस अधिकारी महिला कौन थी। चलिए राइट आंसर क्या होगा, तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब कुमारी आशा गोपाल ही मध्य प्रदेश की पहली आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस पहली आईपीएस महिला थी। अब बात कर लेते हैं इसको याद कैसा करें। जिन विद्यार्थियों को पता था वेरी गुड, किंतु इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, हमेशा आपको याद रहेगी मेरे दोस्तों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वह ट्रिक क्या है वह जानिए। आपसे किसका पूछा जा रहा है, आईपीएस का। बताइए आप में से सभी का भी सपना है कि आप क्या बने, आईपीएस बने। क्या बने, आईपीएस बने। तो आप सभी की आईपीएस बनने की क्या रहती है, आशा रहती है। आशा का मतलब आशा गोपाल से है और आईपीएस बनने का सपने से मतलब है प्रथम आईपीएस महिला कौन हो जाएगी, कुमारी आशा गोपाल होगी। इस प्रकार आप धांसू ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप में से सभी का सपना क्या बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है और आप इन पदों को पाने के लिए क्या करते हैं, आशा लगाते हैं। तो आशा का मतलब है कुमारी आशा गोपाल से मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और लास्ट 20वां प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुवनेशन कैंप का आयोजन मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। जी दोस्तों, हाथी भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट से बताइए कि हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुवनेशन कैंप का आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न है, गलत मत कीजिएगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो ये हाथियों में नव ऊर्जा के लिए जो कैंप लगाया गया था वह मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लगाया गया था। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, जो आपके मंडला जिले में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसको बाद याद कैसा करें वह जाने। बताइए दोस्तों, जब बचपन में आप छोटे हुआ करते थे और गांव में क्या आते थे, हाथी वाले आते थे, तो हाथी वाले लोग हाथी को लेकर आते थे, तो आपके घर के बुजुर्ग क्या बोलते थे, काना काना इधर आना, तुम्हें हाथी पर है बैठाना। इस प्रकार से दोस्तों याद कर सकते हैं कि आपके कोई अंकल हैं, आपके दादा दादी हैं, आपको बुला रहे हैं कि काना इधर आना, तुम्हें हाथी पर है बैठाना। तो इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। तो हाथी का मतलब है हाथियों से और कान्हा का मतलब है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इस प्रकार आप दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। विदाई लेने का समय आना हो चुका है और जाते जाते हमारे विद्यार्थियों को मैं कुछ पंक्तियां आपको पेश कर रहा हूं आपके लिए। क्या कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं तुझे ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं तुझे ताना, झुक जाएंगे सर जब आएगा तेरा जमाना, क्योंकि लहरें भी तूफान बन जाएं तो कश्ती का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, शुभ रात्रि, थैंक यू।